बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबासी में इकबाल जजुआ। नाज़रीन, आज 24 मार्च है। ईद का आज चौथा रोज़ है। आज बाग के अंदर कुछ सियासी हलचल हुई कि छत्ता नंबर 1 के मकाम पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद खान साहब ने ईद मिलन पार्टी की एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हल्का शर्की और वस्ती के तमाम जो सियासी रहनुमा थे उन्होंने वो शिरकत की। वो ईद मिलन पार्टी कम थी, एक सियासी जलसा कह सकते हैं कि वो ज़्यादा था। उसमें जितने भी लोगों ने शिरकत की, जो सियासी रहनुमा थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो दिल की भड़ास थी, जो बातें थी, वो सारी की सारी वहाँ पे निकाली। शिरकी से मीर अकबर साहब भी थे, मेजर अब्दुल कयूम साहब भी थे और दीगर भी सियासी रहनुमा थे। इसमें हम पहले चीता चीता बात करेंगे कि कौन से सियासतदान ने क्या बात की, और फिर उस पे आखिर में मैं आपको अपना एक तज़िया जो है वो बताऊंगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब पे जाते हैं। खान मोहम्मद खान साहब जो अभी नए नए नून लीग के अंदर आए हैं और हल्का बस्ती के अंदर वो नून लीग के टिकट से उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं या टिकट लेना चाहते हैं। उनका दावा ये है कि मैं एक अक्सरियती वोट बैंक रखता हूँ बरादरी बेस पे, और मेरा ये हक है कि मैं इसको इस दफ़ा जो नून लीग का इलेक्शन है वो हल्का बस्ती से मैं लड़ूँ। अब इसमें सबसे पहले वही जो पुरानी बातें कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं कि उनका जो ख़ास पॉइंट थे, की पॉइंट थे, वो ये थे कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ और ये जो बरादरियों का तहस्सुब का ये जो एक खेल है इसको ख़त्म करूँ और तमाम की तमाम बरादरियों को मिलाकर एक गुलदस्ता बरादरियों का यहाँ पे हो। मुझे इस पे क्योंकि इस पे ज़्यादा तफसील इसलिए नहीं जाता कि माजी में भी बरादरी के ऊपर ज़िया कमर साहब से ज़्यादा अच्छी तकरीर शायद ही कोई कर सकता हो। बरादरी के ऊपर मुश्ताक नवाज़ साहब के की जो तकरीर है उससे ज़्यादा कोई अच्छी कर सकता हो, या बरादरी के ऊपर कोई भी शख्स जब यहाँ पर कश्मीर के अंदर सियासत शुरू करता है तो वो बरादरी से ही स्टार्ट करता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो बरादरी इज़्म को ख़त्म करने की बात करता है, लेकिन उसके पस्से पर्दा वो बरादरी इज़्म को ही हवा दे रहा होता है। ये कैसे दे रहा होता है, ये मैं आखिर में आपको बताऊँगा। ब्रिगेडियर साहब ने ये भी इरशाद फरमाया कि हुकूमत नौकरियाँ ज़्यादा नहीं दे सकती और नौजवानों को कारोबार की तरफ जाना होगा। यानी ये उनका एक दूसरा पॉइंट था कि जो सरकारी जॉब्स हैं या वैकेंसीज़ हैं या इस तरह से चीज़ें वो बहुत मुश्किल हैं। लिहाज़ा नौजवानों को इस तरह से हम तरतीब देंगे या तरबियत देंगे कि वो कारोबार की तरफ ज़्यादा आएँ और कारोबार करें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने शायद कि वो खुद कारोबार तो कर सकते हों, क्योंकि वो जिस शोबे से, जिस ओहदे से, जिस जगह से वो आए हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड की सूरत-ए-हाल शायद उन्हें पता हो या ना हो, कैसे शुरू करना है, कौन-सा कारोबार करना है, किस तरह का कारोबार करना है, ये उन्होंने कोई प्लान नहीं बताया। हाँ, मौजूदा हुकूमत ने जैसे एक चूरन बेचा था, आते ही फैसल राठौर साहब ने ये कहा है कि हम रोज़गार स्कीम निकालते हैं नौजवानों के लिए। अगर कोई 5 लाख लेगा तो 500 का फॉर्म फिल करेगा, 10 लाख लेगा तो 1000 का फॉर्म फिल करेगा, 15 लाख 20 लाख अगर लेगा तो वो 2000 का फॉर्म फिल करेगा। कॉमन सी बात है कि आम लोगों ने 500 को इतना कोई ज़्यादा वो नहीं समझा, तो मोस्टली जो लोग थे उन्होंने 5 लाख के लिए 500 का फॉर्म फिल किए, जो ऑनलाइन फॉर्म थे, और उसके बाद पैसे बैंक कश्मीर बैंक में जमा करवाने थे। उसके बाद अभी तक कोई अता पता नहीं। कभी सुनते हैं कि जी 34,000 जो एप्लीकेशन थी वो शॉर्ट लिस्टेड हुई, उसमें से इतने को मिलेंगे, इतने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हर एक ने ये सोच रखा था, क्योंकि मेरे जानने वाले भी 5-6 लड़के ऐसे थे जिन्होंने रियली तौर पे एक हल्का-फुल्का कारोबार की एक प्लानिंग बना रखी थी कि हम शुरू करेंगे। लेकिन जिस तरह से हुकूमत है, जिस तरह से इनके अभी कुछ चीज़ें हैं, तो लग ये रहा है कि ये भी वही वाला रोज़गार है कि नौजवानों को रोज़गार की तरफ आना चाहिए। उस तरह से एक चूरन बेचकर लालच देने के बाद फ़ार्म 5-500, 1000-1000, 1500, 2-2 हज़ार के फिल करवाने के बाद, फीसें लेने के बाद, बस ठीक है, एक प्रोसेस है वो चल रहा है, अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ, अभी ये हुआ, अभी ये हुआ। इससे आगे ब्रिगेडियर साहब ने और भी बहुत सी बातें ऐसी की कि मेरी नज़र में ये था, मेरी नज़र में ये था, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। लेकिन कोई ऐसी नई बात ब्रिगेडियर साहब की तकरीर में ना पहले थी, ना अब है, ना उनके इंटरव्यूज़ में मुझे मिलती है, जो मैं ये कहूँ कि माज़ी के जितने भी सियासतदान थे, उनसे हट कर उन्होंने कोई बात की हो।
कुछ सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में उनसे वो सवालात रखूँगा कि अगर वो आए हैं तो क्या वो इन चीज़ों का इदराक रखते हैं, या क्या वो इन चीज़ों का उन्हें पता है ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटी है। दूसरे नंबर पे मुश्ताक मनार साहब, वो भी इस पार्टी में शामिल थे। अब उन्होंने क्या कहना था, क्या नहीं कहना था, क्योंकि इस वक्त जो सारी की सारी जो नज़रें हैं, जो जंग है, वो यही है कि किसी तरह से मुश्ताक मनार से नून लीग का टिकट छीनकर, ये टिकट लेकर ब्रिगेडियर साहब को मिल जाए। और इसी हवाले से कोई इधर से बात कर रहा है, कोई उधर से बात कर रहा है, लेकिन मुश्ताक मनार साहब ने पार्टी में यही कहा कि तकरीब में यही कहा कि जमात या मुस्लिम लीग नून पार्टी जिसको नून लीग का टिकट देगी, मैं उस फैसले को दिल से कबूल करूंगा और मैं उसके साथ हूँगा। ये हर सभी कहते हैं, ये कोई ख़ास उस तरह से वो नहीं है कि हम ये कहें कि ये बात कोई बड़े दिल से गुजरती है। फिर मुश्ताक मनार साहब ने ये भी कहा कि मैं कोई इतना नागुज़ीर नहीं हूँ कि मैं ही सियासत के अंदर आऊँ, या मैं ही जीतूँ, या मैं ही टिकट लूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे ज़ाया करना है, या अगर ज़ाया करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। इसमीन के मुश्ताक मनार साहब हैं अपने आप को उस लेवल पे हैं कि जिससे वो कहते हैं कि मैं खित्ते के लिए ज़रूरी हूँ, बस्ती के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़ाया हो जाऊँ, मीन्स कि मैं सियासत से आउट हो जाऊँ, तो आपकी मर्ज़ी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई कबड्डी का खिलाड़ी नहीं हूँ कि ताकत से जीतूँ, मैं हिकमत से और दिमाग से खेलता हूँ। चलें, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं। ये मैं आखिर में थोड़ा-सा तज़िया छोड़ूँगा। इसके बाद राजा यासीन साहब, जो पहले से भी डसे हुए थे, उन्होंने भी अपनी तकरीर में यही अपनी भड़ास निकाली कि मुस्लिम लीग नून जब टिकट तक़सीम करेगी, तो उससे वो किए हुए वादे भी याद रखने चाहिए, या वादों की क्या अहमियत होती है उसको भी याद रखें। निसार शाइख साहब जो ये कहते हैं कि अब हल्के में मुश्ताक मनार साहब का कोई किरदार नहीं बनता, और इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और अपना वही रोना और ये हुआ था और ऐसे हुआ था, वो नहीं पूरा हुआ। लेकिन यहाँ एक मज़े की बात ये भी है कि खान मोहम्मद साहब हों, मुश्ताक मनार साहब, राजा यासीन साहब, निसार शाइख साहब, ये वो लोग हैं जो हल्का वस्ती से मुस्लिम लीग नून के अपनी-अपनी जगह पे टिकट के उम्मीदवार भी हैं, और हर एक ये कहता है कि अगर मैं आ गया तो मैं सीट जीत कर दिखाऊँगा। इसमें बीच में ये भी है, खान मोहम्मद साहब ने ये भी कहा कि अगर नून लीग सीट जीतना चाहती है, और ये चाहती है कि ये वाली सीट जीती जाए, तो टिकट मुझे दिया जाए। बार-बार हारे हुए लोगों को टिकट देना ये कोई अच्छा तजर्बा नहीं है, या इसका मतलब ये है कि सीट हार जाएँगे। लेकिन खान मोहम्मद साहब ने ये नहीं बताया कि वो बार-बार हारने वाले कौन से हैं मुस्लिम लीग नून से, जो वस्ती से बार-बार हारे और उन्हीं को टिकट मिल रहा है। मुश्ताक मनार साहब पहली दफ़ा आए, वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीते, और दूसरी दफ़ा उन्होंने उस तरह से इलेक्शन कैंपेन भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो जीते हुए थे। लेकिन सिस्टम वही ब्रिगेडियर साहब जो आप जानते हैं, आपका ही सिस्टम है, उन्होंने किस तरह से उनको हराया वो भी आपको पता है। ये सारी वो बातें थी, बल्कि मीर अकबर साहब भी शर्की से थे, और मेजर क्यूम साहब भी थे। मीर अकबर साहब ने कहा जी कि मैं तो शर्की में किसी को 1 फुट ना सड़क बनाने दूँगा और ना चपरासी लगाने दूँगा। तो मीर अकबर साहब ने इससे पहले कौन से सड़कों के जाल बिछा दिए, या चपरासी की जगह कोई मैनेजर लगवा दिए, वो ये खेल है, उनका चल रहा होता है। बस वो 50-50 पे आ रहे होते हैं। ये कुछ डायलॉग होते हैं जो बोले जाते हैं, लोग गरमाया जाता है और बताया जाता है। यहाँ मेरी कुछ बातें हैं, ज़हन में आता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जी मैं बरादरीज़्म नहीं करता, या मैं बरादरीज़्म ख़त्म करने आया हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के नाम से जमा हुए, और सब के सब मुस्लिम लीग नून के हमायती भी हैं। क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने जो तरक्की की, वो अगर निकाल दी जाए पाकिस्तान से, तो पीछे कुछ नहीं बचता। कश्मीरी जो हैं ये पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हैं, कश्मीरी पाकिस्तान की अमन की और सलामती की ज़ामिन हैं, कश्मीरियों ने ये कुर्बानी दी, वो दी। लेकिन इस पे बात लंबी हो जाती है, बहस आगे बढ़ जाएगी कि क्या है क्या नहीं, ये बाद में कहीं बात करेंगे। और ये भी है कि नून लीग में जो नवाज शरीफ का 40 साला दौर निकाल लें, पीछे क्या बचता है। मतलब वो एक उन्होंने भी बारियां लगाई हुई थी, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके भी नवाज शरीफ नून लीग ने पाकिस्तान के अंदर 40 साल हुक्मरानी की, और पंजाब में मुसलसल कहीं वजीर आला, कहीं वजीर आजम, कहीं वजीर आला, वजीर आजम वही रहे। और तरक्की में जो इन्होंने कमाल महारत हासिल की हुई है, जितनी पाकिस्तान के अंदर तरक्की है,
उसमें तमाम की तमाम तरक्कियों के अंदर बेपनाह करप्शन सामने आती है और बेहिसाब इन्होंने अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं वही फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान में कोई तालीमी इंस्टीट्यूट ऐसा अभी तक नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करे और आम आदमी को तालीम दे सके या आम बच्चों को तालीमी सहूलत दे सके। कोई ऐसा सेहत का मरकज़ नहीं है जिसमें ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हॉस्पिटल है जो मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई और इसमें वाकई सही इलाज होता है, ये आम आदमी को इससे सहूलत मिलती है या आम आदमी आसानी से इलाज करवा सकता है। इसी हिसाब से बाकी भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो इंसान आम आदमी की ज़िंदगी का जो उसकी मुश्किलात हैं ज़िंदगी के अंदर, वो भी अभी तक कम नहीं हुई। पिछले कई दहाइयों से अगर हम लेते आए तो पाकिस्तान ने किसी एक शोबे के अंदर तरक्की नहीं की, सिवाय इसके कि 12 अरब का जहाज खरीदा गया, सिवाय इसके कि उन्होंने वो जो ट्रेन चलाई उसके अंदर करप्शन है, जो उन्होंने गाड़ियाँ चलाई उसके अंदर करप्शन वाज़े नज़र आती है, जो ये चीनी या शुगर मिलें या गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, फिर लेते हैं, फिर देते हैं, इसके अंदर भी करप्शन है। मुझे नहीं समझ आती कि ब्रिगेडियर साहब ने कौन सा उन्होंने ज़ाविया रखा हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में से अगर उनको निकाला जाए तो तरक्की कुछ नहीं बनती। इसी तरह से अपनी-अपनी जगह पे हर एक ये कहते हैं। तालीम पे भी ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की थी कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की तालीम ऐसी हो, यहाँ कुछ हुनर हो, यहाँ कुछ क्रिएटिविटी हो। ब्रिगेडियर साहब, इसमें मैं इतनी लंबी बात इसलिए नहीं करता कि ये आपके बस की बात नहीं है। ये पूरे का पूरा जो ढांचा है, निज़ाम है, सिस्टम है, आपके सामने है। मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बता दें, हाँ, जिस पे लाखों के हिसाब से फ़ीस है, मैं उसकी बात नहीं करता, जिसमें करोड़ों खर्च होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। वो इतने अमीर लोग बच्चे होते हैं कि वो पैसे दे के खुद ही यूनिवर्सिटी का नाम से ही वो कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी जो मजबूर है, गरीब है, मज़दूर का बेटा है, एक दिहाड़ीदारी का बेटा है, एक तनख्वाहदार का बेटा है, वो अफ़ोर्ड कर सकता हो वो तालीमी इदारा, वो तालीमी निज़ाम, जिससे वो ये उम्मीद रखे कि उसका मुस्तकबिल रोशन है या उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी आई है। ये सारे के सारे इलेक्शन के दौरान वो गिटे बिसे पिसे किस्म के वो पुराने ज़माने के डायलॉग हैं जो बोलते सुनते 40-40 साल गुज़र गए। लेकिन हाँ, बात हो रही थी कि ये जो ब्रादरीज़्म का बार-बार हर एक आता है तो चूरन बेचता है। मेरा सवाल ये है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का बंदा हो, ज़िया कमर साहब हों, मुश्ताक नवाज़ साहब हों, ब्रिगेडियर साहब हों, अगर या राजा यासीन साहब हों या और भी जो भी हैं वो आते हैं। बात यहाँ पे नून लीग की हो रही है, तो नून लीग एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस वक़्त सारे के सारे लोग मौजूद हैं। तो अगर ब्रिगेडियर साहब ब्रादरीज़्म की जंग ख़त्म करना चाहते हैं तो बैठकर ये कहें कि ये नून लीग है और नून लीग के अंदर तमाम बरादरियों के लोग स्टेक होल्डर हैं। इसमें कौन मेरिट पे है, कौन नहीं, ब्रादरीज़्म की ब्रादरी बेस पे मेरिट की बात नहीं करता। जो जिसके पास विज़न अच्छा हो, जो थाना कचहरी में आम आदमी को सहूलत दे सके, जो रोज़गार और आम ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बना सके, जो अवाम को सस्ती बिजली का प्लान दे सके, जो अवाम को आसान तालीम का प्लान दे सके, किसके पास ये विज़न है? तो वो ये फ़ैसला करें कि भई हम ये 4-5 बंदे हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल से हमारा ताल्लुक़ है, बरादरी को हम नहीं बीच में लाते, लिहाज़ा ये बंदा सबसे टॉप पे है, अच्छा विज़न रखता है और हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ये नून लीग के टिकट से आए और हमें लीड करे। लेकिन जब वो बात नहीं है, एक कहता है कि वो उसकी बरादरी 500 की है, दूसरा कहता है उसकी 1000 तादाद है, तीसरा कहता है उसकी इतनी है, चौथा कहता है मेरी बरादरी का वोट जो है वो 32,000 है, तो पांचवा कहता है मेरी बरादरी का वोट 25,000 है। तो फिर कहाँ से बरादरीज़्म खत्म हुआ? बरादरीज़्म खत्म होने की तो पहली शर्त ये है कि भाई मैं सबसे पीछे हूँ, मेरे आगे जो हैं, हम एक मेरिट एक प्लान रखते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा होगा, जो आवाम के लिए बेहतर डिलीवर करेगा, हम उसे आगे लाते हैं। तो ये जो खींचातानी है, ये है ही तो बरातियों की खींचातानी। फिर इसमें कौन-सी वो भली बात कि हम एक गुलदस्ता हैं, यहाँ पे सारे हैं। मैं नाम नहीं लेता, मतलब ये कि यहाँ पे सैयद भी हैं, यहाँ पे फलाने भी हैं, फलाने भी हैं, फलाने भी हैं। हैं तो हैं, सुनने को तो सारे ही आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बेबस भी होते हैं, मजबूर भी हैं, वो आते हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब कि ब्रादरीज़्म का तो पहले से जो दावा है वो यहीं ख़त्म हो जाता है कि जब नून लीग के अंदर टिकट की दौड़ ही बरादरी बेस पे हो, तो फिर ब्रादरीज़्म कहाँ से ख़त्म होता है। दूसरी बात ये कि ब्रिगेडियर साहब को यानी असल मजबूर बेबस आदमी तो वो कमज़ोर है, वो गरीब है, वो दिहाड़ीदार है, वो तनख्वाहदार है,
जिसकी अप्रोच नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का निज़ाम चलाता है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को कहीं थोड़ी बहुत ही तालीम देकर उनको कहीं वो करता है, इनके लिए इनके पास क्या प्लान है? क्या वो बेबस के साथ हैं? यानी ये जो बेबस, गरीब, कमज़ोर हैं, ये इसका ताल्लुक किसी बिरादरी से नहीं है, ये सारे कबाइल के अंदर मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी बिरादरी के अंदर भी दुत्कारे जाते हैं और अपनी बिरादरी के अंदर भी इग्नोर किए जाते हैं। जो कहीं न कहीं तगड़ा है, जिसका सोर्स अच्छा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बेहतरीन कोई ऐसी किसी की कमज़ोरी है, तो वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, उसने अपना होल्ड उस जगह पे रखा होता है। तो आज का जो ईद मिलन पार्टी थी, बेसिक ये ईद मिलन पार्टी के नाम इसका था, लेकिन इसके पीछे सियासी वो तमाम चीज़ें थी, वो नज़रिया लोगों को बताना था, वो बातें बतानी थी और बेसिक ये दिखाना था कि हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि नून लीग हमें टिकट दे और हम इसके बाद यहाँ से जीतेंगे। जिस तरह से निसार शाइख साहब या राजा यासीन हो गए, ब्रिगेडियर साहब हो गए, मुश्ताक नवाज़ साहब हो गए, इन सब का ताल्लुक नून लीग से है और ये सारे के सारे अपनी तरफ से, मतलब इस वक़्त अगर कहें तो राजा यासीन साहब और निसार शाइख का भी झुकाव जो है वो ब्रिगेडियर साहब की तरफ है कि उनको टिकट मिले और मुश्ताक नवाज़ साहब दूसरे सेंस में कारकुन उनके साथ होंगे, आम आदमी होगा, लेकिन शायद किसी बड़े लेवल पे उन्हें वो उतनी सपोर्ट ना हो। अंदरूनी खाना मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी इसमें है। लेकिन यहाँ पर अगर ये इसी तरह से इख्तिलाफ़ात का शिकार रहे और ये अपने आप को खींचातानी में रहे, तो ये नून लीग की टिकट तो जिसको मर्ज़ी मिले मिले, लेकिन ये सीट कोई और ले जाएगा और फिर ये सारे के सारे देखते रह जाएँगे। हमारे यहाँ एक जो फ़ितरी तौर पे इस हलके की जो फ़ितरत है वो ये है कि उस वक़्त तक ये कहते हैं कि मैं साथ हूँ, साथ हूँ, साथ दूँगा, लेकिन जब देखते हैं कि टिकट नहीं मिला तो अंदरूनी खाना अपने कह देते हैं, अरे मैं तो साथ हूँ, बाकी मेरा कोई नहीं सुनता, वो वोट जो मर्ज़ी दे दें। तो ये एक बड़ी दूसरी तरह की ट्रिक होती है। लेकिन अभी इलेक्शन देखते हैं, टाइम पे होंगे, नहीं होंगे और टिकट मिलना है, किसको मिलना है, उसके बाद क्या है। लेकिन इस वक़्त लगता ये है कि सियासी गहमा-गहमी आहिस्ता-आहिस्ता ईद मिलन पार्टियों के नाम पे शुरू है और वहाँ पर हर एक अपने-अपने हिसाब से बात रखता है। यहाँ पर कोई किसी भी सियासी, चाहे वो सियासी कारकुन है, सियासी रहनुमा है, सियासी लीडर है, उसकी बात सुने, तो उसके अंदर कोई ऐसी नई बात सुनने को नहीं मिलती कि हम ये कहें कि इसके पास कोई विज़न ऐसा आया है कि हम एक नया खित्ता बनेंगे या नए दौर में दाखिल होंगे। वही सारी की पुरानी लफ्ज़ों को इधर से उधर, पहले पैराग्राफ को आखिर में और आखिर वाले को दरमियान में, दरमियान वाले को शुरू में रखकर, तो वही बरादरियों, कोई बरादरी का, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का चूरन बेच रहे होते हैं। लेकिन बस दावड़े थोड़े-थोड़े उन्होंने चेंज किए होते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा और वहाँ देखा कि किस तरह के मरीज़ हैं, उसी तरह की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा सबसे कि प्लीज़ खुदारा बरादरी का चूरन बेचना बंद कर दें। अगर किसी को ये सबूत चाहिए, तो मैं हल्का वस्ती से ऐसे-ऐसे सबूत ला के दिखा सकता हूँ कि एक तरफ पीएचडी, एमएससी, बीएससी बेरोज़गार हैं और दूसरी तरफ मैट्रिक, एफए, सिंपल बीए किए हुए सरकारी जॉब कर रहे हैं। कौन-सा मेरिट है? ये वही बिरादरीज़्म है जो कहीं न कहीं खेला जाता है। नॉर्मल चलते हुए, खाते-पीते, होटलों में, गाड़ियों में बैठे बिरादरीज़्म फ़ील नहीं होता। लेकिन जहाँ पे मेरिट आता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन आता है, वहाँ पे वाज़ेह लगता है कि किस तरह से नंबर काटे जाते हैं, किस तरह से जॉब दी जाती हैं, किस तरह से बंदे को लगाया जाता है, चाहे वो सरकारी किसी महकमे के अंदर हो या गवर्नमेंट के अंदर हो या किसी और उस बिज़नेस के अंदर हो। अभी भी देखिएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत फ़र्ज़ करते हैं कि अगर इन्होंने ये जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की जो स्कीम, रोज़गार स्कीम निकाली हुई है, जिस पे इन्होंने पैसे जमा किए, अगर ये देते हैं, तो आपको उस वक़्त भी ये बरादरी का चूरन सामने आ जाएगा कि कौन-कौन से लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और कौन से नहीं होंगे। वही नहीं होंगे जो बेचारे कमज़ोर होंगे या जिनका ताल्लुक किसी बहुत बड़ी बिरादरी से नहीं है और वो लेंगे जो पहले से करोड़पति होंगे। देखते हैं कि ये वाला जो सिलसिला है ये कहाँ पे जाता है, कैसे रुकता है और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या इस पे डेवलपमेंट होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।